मैं पूर्णेश्वर कक्षा 10 के रसायन विज्ञान के पाठ 2 अम्ल क्षार एवं लवण का 6वां वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। इसके पूर्व में आप अम्ल के सामान्य लक्षण का अध्ययन कर चुके हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि क्षार के सामान्य लक्षण क्या हैं। तो सामान्य क्षार के सामान्य लक्षण निम्न है। नंबर 1, यह भी क्या है? संक्षारक है। यह भी क्या है? संक्षारक है। संक्षारक का अर्थ यह हो गया कि यह इतना ज्वलनशील है कि यह अपने प्रभाव से कागज, त्वचा, लकड़ी सबको क्या कर देता है? नष्ट करने का या हानि पहुंचाता है या नष्ट कर देता है। ठीक है। दूसरा आता है, इसका स्वाद कैसा होता है? तो आपको बताया गया कि यह तीखा होता है, अर्थात कसैला होता है, और इसके ज्वलनशीलता के आधार पर इसे कभी भी चख करके परीक्षण नहीं करना चाहिए। तीसरा है, यह जल में विलेय होता है। चौथा क्या है? यह क्षार लाल लिटमस पेपर को नीले में परिवर्तित कर देता है। 5वां नंबर है, यह साबुन जैसा चिकना होता है। ठीक है। 6वां होता है, यह तेल एवं वसा से अभिक्रिया करके ग्लिसरॉल एवं साबुन का निर्माण करते हैं। 7वां है कि क्षार अम्ल से अभिक्रिया करके अम्ल के प्रभाव को प्रभावहीन कर देता है और लवण एवं जल का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। फिर से एक बार देख लेंगे कि अम्ल, क्षार एवं लवण में क्षार के सामान्य लक्षण क्या हैं। फिर से आप देख लेंगे। पहला क्या है? यह संक्षारक होता है, अर्थात यह अपने द्वारा क्या करता है? कागज, त्वचा, कपड़ा या लकड़ी ये सबको हानि पहुंचाता है। दूसरा है, इसका स्वाद तीखा एवं कसैला होता है, अतः इसे हम क्या करते हैं? चख करके इसका स्वाद का परीक्षण नहीं करते हैं। तीसरा होता है, यह जल में विलेय होता है। चौथा है कि यह लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है? नीला कर देता है। 5वां है, यह साबुन जैसा चिकना होता है, यानी छूने पर यह चिकनाहट जैसा होता है, और यह हम पता कर लेते हैं कि यह क्षार है। अगला है, क्षार तेल एवं वसा के साथ अभिक्रिया करके ग्लिसरॉल एवं साबुन का निर्माण किया जाता है। अगला है कि यह क्षार अम्ल से अभिक्रिया करके अम्ल के प्रभाव को समाप्त कर देता है या प्रभावहीन कर देता है तथा जल एवं लवण का निर्माण करता है, और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसमें सबसे पहले बहुत ही आप इस टॉपिक से परिचित हैं। इस टॉपिक में दिया गया है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। इसके विषय में आपने पूर्व में भी ज्ञान कर लिया है, अध्ययन कर लिया है। आज भी फिर आप देख लीजिए, रिवीजन एक तरह से कर लीजिए कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल, क्षार आपस में अभिक्रिया करके जल एवं लवण का निर्माण करते हैं, उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब ये देख रहे हैं आप उदाहरण के तौर में NaOH प्लस HCl, ये दोनों जलीय अवस्था में रहते हैं। आपस में जब क्रिया करते हैं तो यह NaCl प्लस H2O का निर्माण करते हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं कि Na हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्लोरीन से आपस में क्रिया करके NaCl का निर्माण करता है। NaCl किसका सूत्र है? तो ये नमक का सूत्र है। अब उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं एक H और ये दूसरा H, 2 H मिल गए और ये ऑक्सीजन मिल गया, आपस में मिलकर के H2O का निर्माण करते हैं, और ये लिक्विड होता है, ये सॉलिड हो गया, सॉलिड। तो ये आपका पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण देखिए, 2KOH प्लस H2SO4, यानी यह अम्ल हो गया, यह क्षार हो गया। ठीक है। पहचान आप कैसे करते हैं?
तो इसमें हाइड्रोजन उपस्थित होता है अम्ल में, और क्षार में क्या होता है, OH उपस्थित होता है। दोनों में आप देख रहे हैं, इसमें NaOH में भी और HCl में भी H हो गया, इसमें OH हो गया, फिर इसमें OH हो गया, फिर इसमें H2 N, 2 हाइड्रोजन का भाग हो गया। तो ये आपस में क्रिया कर रहे हैं, तो ये पोटेशियम और सल्फेट आपस में क्रिया करके के पोटेशियम सल्फेट बना रहे हैं। उसके बाद H2 और ये OH आपस में क्रिया करके जल का 2 भाग बना रहे हैं। तो यह आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। अगला आता है कि उदासीनीकरण ऊष्मा क्या है। तो जब आप यह देख रहे हैं कि यह जब प्रक्रिया चल रही है उदासीनीकरण अभिक्रिया की, तो इसमें से ऊष्मा क्या होती है, या तो वह क्रिया ऊष्माक्षेपी होगी या ऊष्मा शोषी होगी। ऊष्माक्षेपी क्या है, जिसमें ऊष्मा का मुक्त होना बताया जाता है, और ऊष्मा शोषी क्या है, जो ऊष्मा को अवशोषित करता है, सोखता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि समान भार यानी समान मात्रा में जब अम्ल हो और समान मात्रा में क्षार हो, जब दोनों को हम तनु विलयन के परस्पर अभिक्रिया कराते हैं, तो उसमें से जो ऊष्मा अवशोषित होती है उसे हम उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। फिर से एक बार देख लेंगे कि समान मात्रा में अम्ल और समान मात्रा में क्षार के तनु विलयन में पारस्परिक अभिक्रिया के द्वारा जो ऊष्मा अवशोषित की जाती है उसे हम उस उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। फिर से परिभाषा देख लेंगे कि 1 ग्राम तुल्यांकी भार अम्ल तथा 1 ग्राम तुल्यांकी भार क्षार के तनु विलयनों के परस्पर उदासीनीकरण में अवशोषित ऊष्मा को ही उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। क्लियर हो गया? फिर से एक बार देख लेंगे कि 1 ग्राम तुल्यांकी भार अम्ल तथा 1 ग्राम तुल्यांकी भार क्षार के तनु विलयनों के परस्पर उदासीनीकरण अभिक्रिया में अवशोषित ऊष्मा को ही हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। जैसे यह प्रक्रिया जो आप उदाहरण देख रहे हैं NaOH और प्लस HCl में NaCl प्लस H2O के बाद 13.7 किलो कैलोरी ऊष्मा क्षेपित होती है, ऊष्मा मुक्त होती है। ठीक है, तो जो ऊष्मा यह मुक्त हो रही है, इस प्रक्रिया को उतनी ऊष्मा देने के लिए जब हम देते हैं तो वह माइनस में हो जाता है, अवशोषित किया जाता है तो माइनस हो गया, और जब मुक्त होता है तो उसको हम प्लस में कहते हैं। तो अर्थात इस प्रक्रिया को देने के लिए हमको 13.7 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो यह आपका हो गया उदासीनीकरण ऊष्मा। अब इसमें आप लवण के विषय में अध्ययन करेंगे। तो इसमें देख रहे हैं कि लवण क्या है। तो लवण के भी विषय में आप बहुत सारी चीजों को अध्ययन कर लिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में आप देख रहे हैं। तो इसको हम देखेंगे पहले कि किसी अम्ल एवं क्षार के पारस्परिक अभिक्रिया द्वारा जिस आयनिक ठोस का निर्माण होता है उसे हम लवण कहते हैं। फिर से एक बार देखेंगे कि जब किसी अम्ल एवं क्षार के पारस्परिक अभिक्रिया द्वारा, कौन सी अभिक्रिया, और उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा प्राप्त आयनिक ठोस को ही हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। या अम्ल एवं क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं, यानी छोटा कर दिया गया इसको। अब दोनों में से आप दोनों को ही आप याद कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। अब जैसे दिया है NH3 प्लस HCl गिव दिस NH4Cl, यानी क्षार अम्ल आपस में उदासीनीकरण अभिक्रिया के द्वारा लवण का निर्माण कर। ठीक है, अब आता है दूसरा चीज कि जब हम लवण को जल घोलते हैं तो वह अपने आयनों में विभक्त हो जाता है, तो इसको हम मूलक भी कहते हैं। फिर से आप देख लेंगे, जब आप 11वीं में जाएंगे तो 11वीं में आपका मूलक से सामना होगा। तो पहले मूलक को ज्ञान कर लीजिए, मूलक को ज्ञात कर लीजिए। मूलक का अध्ययन क्या है? तो मूलक क्या है? परमाणु या परमाणुओं के समूह पर उपस्थित आयनों को ही हम मूलक कहते हैं। परमाणु या परमाणुओं के समूह पर उपस्थित
आयनों को ही हम क्या करते हैं, मूलक करते हैं। मूलक दो प्रकार के होते हैं, पहला अम्लीय मूलक और दूसरा क्षारीय मूलक या भास्मिक मूलक। अम्लीय मूलक क्या है, तो वह परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर ऋणायन उपस्थित होते हैं उसे हम अम्लीय मूलक कहते हैं। जैसे क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन जो भी है ये सब पे ऋणात्मक आवेश होता है, इसलिए हम इसे अम्लीय मूलक कहते हैं। दूसरा आता है कि क्षारीय मूलक या भास्मीय मूलक किसे कहते हैं। तो क्षारीय मूलक क्या है कि वह परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर धनायन उपस्थित होते हैं उसे हम क्षारीय मूलक अथवा भास्मिक मूलक कहते हैं। जैसे कैल्शियम, ठीक है, पोटेशियम, एल्युमिनियम आदि क्या है, क्षारीय मूलक कहलाते हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि लवण के प्रकार, यानी लवण के विषय में आपने जानकारी हासिल कर लिया। लवण कितने प्रकार के होते हैं, तो लवण क्रमशः 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम सीरियल वाइज हम उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले होता है सामान्य लवण। तो सामान्य लवण वे लवण हैं जिनमें विस्थापनीय हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन नहीं होते हैं, बल्कि उनके स्थान पे कोई दूसरा धनायन और ऋणायन उपस्थित रहता है। फिर से देखेंगे कि इसमें हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सिल आयन उपस्थित नहीं होता है, उनके स्थान पे कोई दूसरा धनायन और ऋणायन उपस्थित होता है। जैसे NaCl, इसमें न तो हाइड्रोजन है और न ही हाइड्रोक्सिल आयन है, यह क्या है, सोडियम और क्लोरीन है। तो आप जब देखेंगे कि सोडियम धनायन है और क्लोरीन ऋणायन। दूसरा आता है KCl, इसमें भी यह OH उपस्थित नहीं है, इसमें क्या है, पोटेशियम धनायन, क्लोरीन ऋणायन। आगे देखिए NaNO3 में Na आपका धनायन, NO3 ऋणायन, ऐसे आपको बताया जाता है। दूसरा चीज आता है अम्लीय लवण। अभी सीधे सीधे कह दिया क्या, अम्लीय लवण, नाम से ही आपका है। तो अम्लीय क्या होता है, अम्ल किसे कहते हैं आप जानते हैं कि जिसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित होता है। तो अम्लीय क्या हो गया, उसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते हैं, या इसको परिभाषित कर सकते हैं वे लवण जिनमें विस्थापनीय हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते हैं उसे हम अम्लीय लवण कहते हैं, यानी जिसमें H उपस्थित रहेगा वो अम्लीय लवण है। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइसल्फेट आदि, सोडियम बाइसल्फेट आदि, यानी बहुत सारी चीजें हैं इसमें। अब इसमें आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन उपस्थित है, इसमें भी हाइड्रोजन उपस्थित है। दूसरा आता है क्षारकीय लवण, वे लवण जिसमें OH आयन उपस्थित होता है उसे हम क्षारकीय लवण कहते हैं। जैसे देख रहे हैं Mg पोस्ट में OH फिर Cl, जिंक OH Cl आदि, यानी इसमें भी OH आयन उपस्थित है, यानी जिसमें OH रहेगा वो क्षारकीय लवण हो जाएगा, जिसमें H रहेगा वो अम्लीय लवण हो जाएगा, जिसमें कोई भी नहीं रहेगा वो सामान्य लवण हो गया। अगला नंबर आता है आपका मिश्रित लवण, वे लवण जिनमें एक या एक से अधिक धनायन अथवा ऋणायन दोनों उपस्थित होते हैं उसे हम मिश्रित लवण कहते हैं। इसमें क्या होगा, एक से अधिक क्या होगा, या तो धनायन होगा अथवा ऋणायन होगा। जैसे NaKSO4, तो आप देख रहे हैं सोडियम भी क्या है, धनायन है, पोटेशियम भी क्या है, धनायन है, सल्फेट क्या है, ऋणायन है, यानी इसमें 2 धनायन और ये सल्फेट का 1 ऋणायन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। CaOCl, अब देख रहे हैं कैल्शियम क्या है, धनायन है, ऑक्सीजन क्या है, ऋणायन है, फिर क्लोरीन क्या है, ऋणायन है, फिर क्लोरीन क्या है, ऋणायन। देख रहे हैं, यानी एक से अधिक धनायन अथवा एक से अधिक ऋणायन दोनों उपस्थित हैं
इसलिए यह मिश्रित लवण कहलाता है। इसमें आप शेष जो लवण के प्रकार हैं उनके विषय में हम अध्ययन करेंगे। तो 5-4 आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में 5वां नंबर द्विक लवण क्या है। तो नाम से ही है कि द्विक माने दो लवण। तो दो लवणों के यानी दो सरल लवण के वाष्पीकरण द्वारा प्राप्त लवण को हम द्विक लवण कहते हैं। फिर से देख लीजिएगा, दो सरल लवणों के वाष्पीकरण द्वारा प्राप्त लवण को हम सरल लवण कहते हैं। वो क्या कहते हैं? द्विक लवण कहते हैं। तो ये द्विक लवण हो गया। अब इसमें क्या है, जैसे K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इनटू 24H2O, ये आपका है पोटास एलम या फिटकरी का सूत्र है। अब इसमें जो दो सरल लवण लिए जाते हैं, यह दोनों केवल ठोस अवस्था में ही एक साथ जुड़े रह सकते हैं, और जैसे ही इसे जल में हम करेंगे तो यह अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, अर्थात इनका अस्तित्व केवल सॉलिड स्टेट में ही रहेगा। दूसरा क्या है, Fe2SO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 into 6H2O यानी मोहर लवण। यह दोनों द्विक लवण के उदाहरण हैं। द्विक लवण यानी दो लवण, दो लवण का जब मतलब हो गया तो दो सरल लवणों के वाष्पीकरण से प्राप्त लवण को हम जो है द्विक लवण कहते हैं। अगला आता है संकर लवण। संकर लवण का हो गया कॉम्प्लेक्स लवण। ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्या है? वे लवण जो किसी धात्विक धनायन के द्वारा उप सहसंयोजक बंध के साथ जुड़े होते हैं, उसे हम संकर लवण कहते हैं। फिर से देखेंगे, वे लवण जो किसी धात्विक धनायन के साथ उप सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं वो संकर लवण कहलाते हैं। जैसे K4 FeCl6 CuNH4 और Cl2, यह जो है दोनों संकर लवण है। इसमें आप देखेंगे Fe जो होता है वो धनायन है और Cl क्या है? ऋणायन है। यानी Fe और Cl आपस में उप सहसंयोजक बंध के साथ क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं। इसमें आप देख रहे हैं NH3 यानी यह धनायन हो गया, क्लोरीन क्या है? ऋणायन है। यह दोनों आपस में उप सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। इस तरह से आप लवण के प्रकार के विषय में आपने जान लिया कि लवण मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। पहला सामान्य लवण, दूसरा अम्लीय लवण, तीसरा क्षारीय लवण, चौथा मिश्रित लवण, पांचवा द्विक लवण और छठवां संकर लवण। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। शेष अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।